In today's class, I will cover some important literary terms: hamartia, imagism, in incunabulum और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कुछ और भी मैं कवर करूंगा। देखिए, जब हैमार्सिया की आप बात करते हैं तो हैमार्सिया एक ग्रीक ट्रेजिडी से रिलेटेड है। हैमार्सिया इज एसोसिएटेड विद व्हाट? हैमार्सिया इज एसोसिएटेड विद ग्रीक ट्रेजिडी। और जो हैमार्सिया है, उस हैमार्सिया को अगर इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाए तो क्या कहा जाता है? ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला, या आप ये कह सकते हैं कि यह एक तरह का एरर होता है, एक तरह का फ्राइल्टी होता है, या एक तरह का मिस्टेकन जजमेंट होता है। कुल मिलाकर के जो हीरो होता है या जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, उस सेंट्रल कैरेक्टर में कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट होगा कि उस वीक पॉइंट की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। तो हैमार्सिया जो इंग्लिश में है वो आपका क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ। That is also the error, frailty, and mistaken judgment through which the fortune of the hero of a tragedy is reversed is known as hamartia. It may be the result of bad judgment, bad character, ignorance, inherited weakness, accident, or any of many other possible causes. It must, however, express itself through a definite action or failure to act. व्हाट आई वांट टू से कि आपको कुछ नहीं, केवल अगर हेमार्सिया में इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं कि हेमार्सिया में क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ होता है। और इसका यूज करने वाले सबसे पहले कौन है? अरिस्टोटल ने अपने बुक द पोएटिक्स में उन्होंने जो है ये बात बताई है। जब वो ग्रीक ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते तब ये शब्द वो यूज करते। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज हेमार्सिया, हेमार्सिया मींस ट्रेजिक फ्लॉ। जो हेमार्सिया है वो आपका क्या है? वो ट्रेजिक फ्लॉ है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की जो हेमार्सिया है, ये ट्रेजिक फ्लॉ किसमें नजर आता है? जो भी हीरो होगा उसमें कुछ एरर होगा, कुछ फ्राइल्टी होगी, कुछ मिस्टेकन जजमेंट होगा, जिसकी वजह से दिखा जाता है उसका जो फॉर्च्यून है, जो एक सही दिशा में चलता रहता है, वह रिवर्स गियर में आता है जो है, और सब कुछ बुरा बुरा उसके साथ होने लगता है। और जैसे अगर आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में देखेंगे तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो भी बुरा होता है वह हीरो के वीक पॉइंट की वजह से होता है। उसका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होगा। मैकबेथ का इविल एम्बिशन है, और हैमलेट का आप कह सकते हैं डिले इन एक्शन है, और ओथेलो में ओथेलो का जो है जेलस नेचर, या उसमें इयागो ओथेलो के बीच में जो एक ईगो इशू है, और ये सब चीजें जो है रहा, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट रहा जिसकी वजह से वो चीजें रही। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इमेजिज्म। इमेजिज्म एक मूवमेंट रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि इमेजिज्म, इमेजरी और इमेज, तो इमेजिज्म एक मूवमेंट की शक्ल में आया। और यह मूवमेंट की शक्ल में जो आता है, अगर आप देखेंगे मॉडर्न एज के शुरुआत में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। तो इमेजिज्म एक मूवमेंट था, पोइटिक मूवमेंट था, पोइट्री में यह मूवमेंट आया। और एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जिन्होंने इसको जो है क्या किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसपे एक बड़ा नाम एजरा पाउंड है। एजरा पाउंड के अलावा जो है टी ई ह्यूम है, और टी ई ह्यूम के अलावा द इमेजिस्ट है, द इमेज डेस इमेजिस्ट है। तो ये सब लोग रहे। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब भी आप इमेजिज्म की बात करेंगे तो इमेजिज्म वाज अ literary movement, yeah, it was a poetic movement which came in the beginning of the 20th century. The credit goes to एजरा पाउंड, टी ई ह्यूम। ये लोग बड़े लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, जो आपके थॉट है, जो आपके फीलिंग्स है, जो आपकी आइडियाज हैं, दैट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू सम इमेज। यानी ये जो इमेजिस्ट जो मूवमेंट था, यह पेंटिंग से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? पेंटिंग से रिलेटेड था। ये हुआ कि वहां से लेकर के आप इसको एक्सप्रेस करिए, तो ये चीजें आती है। फिर अगर आप देखेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका में भी देखने को मिला। बाद में अगर आप देखेंगे डब्ल्यू बी येट्स हैं, टी एस एलियट हैं, वो सब लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो द इगोइस्ट एक जर्नल था जिसमें इसमें देखा जाता है कि इसका
इन्फ्लुएंस रहा है। D.H. लॉरेंस जो ब्रिटिश राइटर थे, नॉवेलिस्ट, वो प्रभावित हुए थे। जेम्स जॉयस भी इससे प्रभावित थे। पोइट्री में दो नाम आपको हमेशा ध्यान में रखना है, W.B. येट्स, T.S. एलियट, एजरा पाउंड और T.E. ह्यूम। ये दो तीन नाम यू डोंट हैव टू फॉरगेट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इमेजिज्म है, इट वाज अ मूवमेंट, बट दिस मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड विच लिटरेरी जानरा। ये जो मूवमेंट था, इसने किस लिटरेरी जानरा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सर विच पोएट्री लिटरेरी को। था? पोइट्री को प्रभावित किया, दैट्स गुड। और जो बड़े नाम है पोइट्री में या पोएट्स जो थे, उनका नाम आप बताइए। सर W.B. ईट्स, T.S. एलियट, जेम्स जॉयस, एजरा पॉन्ड। ठीक है, W.B. Yeats, T.S. Eliot, Ezra Pound, T.E. Hume. When you talk about James Joyce, तो he was a novelist, not a poet. तो जी जब भी नॉवलिस्ट की बात होगी तो जेम्स जॉयस और D.H. लॉरेंस, ये दो बड़े नाम रहे हैं। और ये मूवमेंट काफी वाइड मूवमेंट था, यूरोप में, पूरे यूरोप और अमेरिका में बाद में फैला, मॉडर्न एज में आया, और इसकी वजह से जो लिटरेचर हुआ वो काफी कॉम्प्लेक्स हुआ। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि इसमें इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन चीजों का था, और सिंबल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, वर्ड पिक्चर के थ्रू अपने थॉट को रखने की कोशिश की गई। अच्छा, उसके बाद जो है एक और चीज आप देखेंगे कि मैंने आपको हाइमार्सिया बताया था। हाइमार्सिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर ट्रेजिक फिला। ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला, फ्ला का मतलब क्या होता है? इफ एनीवन आस्क यू फ्ला, व्हाट डू यू मीन बाय फ्ला? सर कमजोरी, कोई कमी या कमजोरी। सर एरर। या वीक पॉइंट, या वीक पॉइंट ऑफ अ कैरेक्टर, या यू कैन से कि एरर, फ्राइलिटी एंड मिस्टेकन जजमेंट थ्रू विच द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो ऑफ अ ट्रेजेडी इज रिवर्स्ड। खैर, तो ये दोनों चीजें, जो ये हाइमार्सिया है, ये सबसे पहले जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आया या ग्रीक ट्रेजेडी में आया? सर सर ग्रीक ग्रीक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में। ग्रीक ट्रेजेडी में आया। हाइमार्सिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था या प्लेटो ने दिया था? सर सर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में। अरिस्टोटल में दिया था, द पोएटिक्स में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। और इफ आई आस्क यू कि हैमलेट जो कैरेक्टर रहा है, उसके उसमें जो है हाइमार्सिया, हाउ डू यू सी, हाउ डू यू फाइंड? सर डिलेइंग एक्शन और ही थिंक्स टू मच। डिले इन एक्शन, या डिले इन एक्शन, या प्रोकास्टिनेशन उसी को कहा जाता है, डिले इन एक्शन और प्रोकास्टिनेशन। एंड हाउ डू यू सी डिले इन एक्शन इन मैकबेथ? Not delay in action, but you can say कि हाइमार्सिया, how do you see हाइमार्सिया in Macbeth? सर वाल्टिंग एम्बिशन। Evil ओवर ambition या vaulting ambition, over ambition। ठीक, गुड। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एक नया टर्म है incunabulum, a term applied to any book printed in the last part of the 15th century before 1501। कह रहे हैं कि यह टर्म जो यूज किया गया किसी भी किताब के लिए जो 15वीं शताब्दी के लास्ट में या 15वीं शताब्दी के पहले, 15वीं शताब्दी के खत्म होते होते तक, और 16वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले जो किताब पब्लिश हो गई, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। From a historical and literary viewpoint, they are valuable as reflecting the intellectual and literary interest of the late 15th century। करें कि हिस्टोरिकल और लिटरेरी व्यू पॉइंट से देखा जाए तो वे वैल्यूएबल हैं, और वे किसको रिफर करते हैं? रिफ्लेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी इंटरेस्ट। वे इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी इंटरेस्ट ऑफ द 15th सेंचुरी को जो है क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। Among famous English incunabula, कह रहे जो फेमस incunabula रहा है वो कौन सा रहा? कैक्सटस का जो एडिशन है, चौसर टेल्स एंड ली मार्टे डी आर्थर। विलियम कैक्सटन ने दो किताबें पब्लिश की थी, चौसर की टेल्स और ली मार्टे डी आर्थर। ली मार्टे डी आर्थर ऑफ मैलोरी, मैलोरी का मार्टे डी आर्थर उन्होंने पब्लिश किया था।
तो बहुत ही सिंपल सा, इनक्यूनाबुलम ये आपका प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या है, इनक्यूनाबुला। इनक्यूनाबुला और इनक्यूनाबुलम ये थोड़ा सा नया शब्द है, लेकिन एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिला हुआ है कि वो क्या होता है। तो जो इनक्यूनाबुला है ये आपका सिंगुलर है, इनक्यूनाबुला। अभी हुआ क्या इनक्यूनाबुला, ये शब्द जो है किसके लिए आया हुआ है कि एनी टेक्स्ट पब्लिश्ड बिफोर 1501, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले जो भी किताबें पब्लिश हुई हैं उनको इनक्यूनाबुलम या इनक्यूनाबुला। अब वो कौन कौन सी किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं, जो किताबें पब्लिश हुई हैं उसमें उन्होंने बताया कि एक तो वो उस समय के हिस्टोरिकल और लिटरेरी व्यू पॉइंट को दिखाते हैं, साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी इंटरेस्ट था 15th सेंचुरी का वे उसको प्रेजेंट करते हैं। इसमें जो है चौसर का आप कह सकते हैं कि टेल्स रहा है, मेलोरीज का मार्केट डी आर्ट और भी रही होंगी, ये एक एग्जांपल दिया गया क्योंकि विलियम कैक्सटन ने वहां से जो है उसको पब्लिश करना जब शुरू किया तो एक उन्होंने आधार रखी, मशीन का यूज पहली बार किया गया, प्रिंटिंग प्रेस का आना, किताबों को छापने का काम, all these things we find. So I just want to know कि if I ask, yeah, if I just say what is incunabula, how would you like to define incunabula क्या है या कैसे डिफाइन करेंगे? 16th सेंचुरी के पहले जो बुक्स प्रिंट हुई थी उसे इनक्यूनाबुला बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ incunabula? इनक्यूनाबुला Incunabulum. बुला incunabulum, incunabulum. Can you give me some examples which published before 16th century 1501 से पहले? कैक्सटन Caxton edition and Le Morte the author of Mallory. या विलियम कैक्सटन ने पब्लिश किया था माइलोरीज मार्टेड डी आर्थर और चौसर्स टेल, और भी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें हैमार्सिया क्लियर हो गया, इमेजिज्म क्लियर हो गया, इनक्यूनाबुला क्लियर हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आपको पहले से भी इससे आप वाकिफ हैं, ये पहले भी आपका क्लियर रहा है। जब भी हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं। विक्टोरियन एज एक ऐसा एज था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी के साथ, इवन इन 18th सेंचुरी पे भी आपको उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन 19th सेंचुरी ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है या एक तरह का चेंज था, जब भी हम विक्टोरियन एज पढ़ाते हैं तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इट वाज एन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल दीज वर्ड्स जो है मैंने आपको यूज किया था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पीक पर रहा था वो कहाँ पर रहा है, वो विक्टोरियन एज में रहा है। उसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी से भी हो जाती है, 1750 से 1850 के बीच में बहुत तेजी के साथ ये चीजें होती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से जो लाइफ में चेंज आया, वो कौन सा चेंज आया लाइफ में कि गरीब और अमीर, पहले ये खाई उतना ज्यादा चौड़ी नहीं थी, क्योंकि पहले जो जीवन यापन का तरीका था वो क्या था कि रूरल लाइफ थी, एग्रेरियन कल्चर था, ग्रामीण जीवन था, खेती खेती पर लोग डिपेंड करते थे। तो खेती जो होती थी वहां से लोगों को अनाज वगैरह सब कुछ मिल जाता था भरपेट लोगों का। लोगों को इतना शौक नहीं था कि हम बड़े महलों में रहें, हम जो है इस तरह की लाइफ स्टाइल के में रहें जो कि आप कह सकते हैं कि जो कि मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन है। हेलो, Yes, हाँ sir. सर बोलिए। so you are getting what you are getting industrial revolution.
आप अगर देखेंगे तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आपका 18वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के अलावा 19वीं शताब्दी इन सब के बीच में आया हुआ है। एंड यू विल कम टू नो कि ज्यादातर उसने जो लाइफ को प्रभावित किया वो कौन सा जो लाइफ था, एग्रेरियन जो लाइफ था, या यू कैन से कि लाइफ टोटली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। और फिर आप इस तरह से देखते हैं कि 1750 से 1850 के बीच में बहुत सारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलता है। यू आल्सो सी स्ट्रगल बिटवीन फैक्ट्री वर्कर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, जिसका तमाम आप देखेंगे, खास करके जॉन गाल्सवर्दी हैज रिटन सम ब्यूटीफुल नॉवेल्स एंड प्लेज। स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ के अलावा उनका जो इंडस्ट्रियल लाइफ को डील करता है वो काफी हद तक रहा, उसमें उन्होंने दिखाया है। इवन डीएच लॉरेंस के नावल में भी इंडस्ट्रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और बाद में तो पूरा का पूरा जो मैकेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल लाइफ रहा है, खास करके द वेस्ट लैंड में, कि हाउ द थिंग्स हैव बीन टोटली चेंज, वो सब चीजें देखने को मिलेगा। मार्क्सिज्म का आना भी, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है वो भी, उसका आना भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था जो इंडस्ट्रियल लाइफ को लेकर के रहा है। तो यू सी की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यू फाइंड दिस थिंग की द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रगल दैट कैरेक्टराइज लाइफ इन इंग्लैंड फॉर 100 years or more intensely in the last quarter of the 18, ये जितना भी चीजें रही हैं, वी जस्ट सी दिस थिंग कि ये सब चीजें रही हैं। तो इन सब पर हमें ध्यान में रखना है। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो जो है मैंने बताया जैसे कि ये 1750 से 1850 के बीच में उसके सारे चेंजेस मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें रही हैं। तो इन विच इरा डू यू फाइंड कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये अपने पीक पर था, इन विच एज? Sir, Sir, Victorian age. 19th century in Victorian age. 19th century in Victorian age. If you take a period of 100 years, तो अगर आप 100 साल का पीरियड लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक दिखाएंगे? Sir, 1750 to 1850. 1750 to 1850। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? पोइट्री पर उसका रिफ्लेक्शन है कि नावल में है या ड्रामा में? उसका सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन नावल में, नावल में, क्योंकि इंडस्ट्रियल लाइफ ने लोगों में थॉट को जन्म दिया, एक्शन को जन्म नहीं दिया इंडस्ट्रियल लाइफ ने। तो जो थॉट था, जो नरेशन का आर्ट था, दैट केम, वो चीज देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है मैंने बताया कि सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, या these changes you find and changes in a lot of changes you see in culture, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। नाउ इसके अलावा यू फाइंड व्हाट की रोड्स हुआ, कैनल्स हुआ, रेल रोड्स हुआ, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड एग्रीकल्चर लाइफ, मिडिल क्लास का आना होता है, एंड माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया, यू आल्सो सी, ये भी चीजें आप देखते हैं। एंड यू सी की द पीपल डाइड ऑफ डिजीज, बहुत सारा चीजें वहां पे, ये सब भी चीजें। और एक सबसे ज्यादा कि जो स्लम एरिया का कॉन्सेप्ट होता है वो भी देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? द नेक्स्ट वर्ड इज द इंटीरियर मोनोलॉग। ऑलरेडी मैंने आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग बताया है, उसका मैंने टेस्ट में भी कंडक्ट कराया था, इंटीरियर मोनोलॉग भी वहां पर आया हुआ था। तो वन ऑफ द टेक्निक फॉर प्रेजेंटिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, करें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो टेक्निक है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक नॉवेल में यूज किया गया। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक जो था ये नॉवेल में यूज किया गया था। किसके द्वारा ये टेक्निक को प्रोपाउंड किया गया था? विलियम जेम्स ने किया था। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स किसके भाई थे? विलियम जेम्स वाज द ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स। तो जो ये नॉवेल में जो टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आया हुआ था, ये चीज साइकोलॉजी से आता है। और जो विलियम जेम्स थे, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी व्हिच केम इन 1890, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, ये क्या होता है? अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का एक ऐसा प्रवाह जो टूटता नहीं है, लगातार जो है
and through this technique a writer penetrates ह्यूमन माइंड। इस टेक्निक के माध्यम से जो ह्यूमन माइंड में क्या चल रहा है, उसका जो विचार है, जो विचारों का अंतर्द्वंद है, उसको समझने की कोशिश करता है इस टेक्निक के माध्यम से। तो जब ये टेक्निक पोइट्री में लागू की जाती है या आया, तो उसको क्या कहा गया, इंटीरियर मोनोलॉग कहा गया इस टेक्निक को। तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक एंड इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग ये आपका रहा है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु प्रोपाउंडेड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक? Sir, William William James. James. William James. William James was the brother of Henry Henry James. James. Henry James. He propounded this technique in which book? Sir, Principles Principles of of Psychology. Sir, Principle of Principles of Psychology. Psychology. Which year it came? 1890. Principles of Psychology, and it came in 1890. उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जब ये किताब 1890 में आई, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को प्रोपाउंड किया। और इसका मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को अगर आप देखेंगे, तो हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन इट? Sir, Sir, unbroken flow of unbroken stream. Images or memories. या अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, unbroken flow of ideas of a character, and through this technique the novelist, the writer, just to penetrates the human mind, what is occurring within the mind and heart of a character, he tries to find out, उसको अंदर से जो है उसका समझता है। तो one of the techniques for presenting the stream of consciousness technique of a character, and who used this technique in the novel? नॉवेल में इसको सबसे ज्यादा किन नॉवलिस्ट ने यूज किया है? Virginia Woolf. वर्जीनिया वुल्फ। और दूसरा Virginia Woolf. जेम्स जॉयस। वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डालोवे, टू द लाइट हाउस, और जेम्स जॉयस का यूलिसिस, और इसके अलावा वो सब चीजें रही हैं। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इंटीरियर मोनोलॉग है, ये पोइट्री में है, वही सेम चीजें वहां पर भी होता है कि रिकॉर्डिंग द इंटरनल इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ द कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का जो इंटरनल और जो इमोशनल एक्सपीरियंस है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इट रीचेस द डाउनवर्ड्स टू द नॉन वर्बलाइज्ड लेवल। कुल मिलाकर के ये कि व्हाट यू सी इन द नॉवेल, इफ द टेक्निक इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक इज यूज्ड इन नॉवेल टू पेनिट्रेट ह्यूमन माइंड, द सेम टेक्निक वी फाइंड इन पोइट्री। दैट इज अ interior monologue used to penetrate human mind in poetry. There are two distinct forms of interior monologue: direct, in which the author seems not to exist and the interior self of the character is given directly. And there are two distinct forms of interior monologue. करें कि जो two distinct forms होता है interior monologue का, डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट है, in which the author seems not to exist and the interior self of the character is given directly, and indirect, in which the author serves as a selector, presenter, guide and commentator. कुल मिलाकर के उसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जब पिनिट्रेट किया जाता है तो आथर उसमें नहीं नजर आता, ये जो है आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होता है, और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट वे में, जिसमें आथर मौजूद रहता है। एक उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन सी पोयम इसके अंतर्गत आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है द लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्राक, टीएस एलियट का। दूसरा पोयम है जीरॉन्सन, टीएस एलियट का। उसके ऊपर है सालिलिकी ऑफ द स्पेनिश क्लाइस्टर, ये भी एलियट्स पोयम, नहीं, सालिलिकी ऑफ द स्पेनिश क्लाइस्टर। और फिर है जोहानेस एग्रीकोला इन मेडिटेशन। कुछ नहीं तो इसमें कम से कम टीएस एलियट का ये दो पोयम, द लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्राक एंड जीरॉन्सन, these two poems you have to remember for what these are the two beautiful examples of interior monologue. बाकी इसमें उन्होंने दिया द मॉली ब्लूम सेक्शन एट द क्लोज ऑफ जॉयसेस यूलिसिस is the best example of direct interior monologue in English
द नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये तो सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का हिस्सा रहा ही है। तो दीज थिंग्स वी सी या दीज थिंग्स वी फाइंड। तो इंटीरियर मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, ये सब एक है जिसमें पेनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड है, या ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द कैरेक्टर, जो एक मनोवैज्ञानिक सोच है किसी कैरेक्टर का कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जो मनोवैज्ञानिक सोच है उसको समझने का नाम ही क्या है, उसको समझने का नाम ही आपका इंटीरियर मोनोलॉग है। और साइकोलॉजी से आया भी ये चीजें जो है। और नॉवेल में मैंने बताया यूलिसिस है, किसका वर्क है, ये आपका जेम्स जॉयस का वर्क है। वर्जीनिया वुल्फ एक बड़ा नाम है, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डालोवे टू द लाइट हाउस रहा है। पोइट्री में लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफ्राक एंड जी रॉनसन। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु हैज रिटन लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफ्राक एंड जी रॉनसन। Sir, T.S. Eliot. Eliot. Okay, Yes, yes, Eliot, sir. ठीक। Now you find the next word, that is interlude. Interlude, a kind of drama developed already, ये सब हम लोगों ने बात किया है कि जो इंटरल्यूड है यह एक तरह का ड्रामा होता है। और इंटरल्यूड को लैटिन में कहा गया है कि इट्स अ लैटिन वर्ड बिटवीन द प्ले। और ये ऐसा ड्रामा होता था जिसमें कॉमिक एलिमेंट होता था, या कभी कभी ट्रेजेडी में कोई ऐसा सीन होता था जो कॉमिक सीन होता था, तो उस सीन को भी इंटरल्यूड कहा जाता था। तो interlude, a kind of drama developed in the late 15th and early 16th century England. The word may mean a play belief enough to be presented in the interval of a dramatic performance, entertainment, or feast, or it may mean a play or dialogue between two persons. The chief developers of the interlude were John Haywood. ये नाम ध्यान में रखिएगा, John Haywood जो chief developers हैं, John Rastell. Haywood's interludes were produced in 1520s and 1530s, the most famous being the 4 PS। कह रहे कि जो हेवुड का इंटरल्यूड है वो 1520 से 1530 के बीच में आया हुआ है, और इसमें जो मोस्ट फेमस है वो 4 PS है, द पामर, द पार्डनर, द वॉस्केरी एंड द पेडला, ये सब कैरेक्टर्स रहा। खैर, अगर इन अ वेरी सिंपल वे इफ यू ट्राई to understand the word interlude, so the word came from Latin word interlude. Interlude is a Latin word which means between the play, and it also refers to comic relief। a comic relief को भी refer करता है, especially it refers a comic scene which is used in tragedy to divert the mind of the character from the main action, वहां पे यूज किया जाता था वो। तो लेकिन बाद में जो है जब ड्रामा डेवलप हो गया, और काफी हद तक तो 1520 और 30 के दरमियान, या 15वीं और 16वीं शताब्दी के दरमियान एक ड्रामेटिक फॉर्म के रूप में डेवलप होता है जो है। पहले तो इसका यूज ट्रेजेडी में शुरू शुरू में किया गया था, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि इसमें दिखाया गया कि ये एक तरह का इंटरटेनमेंट का साधन होता था, और एक डायलॉग होता था बिटवीन टू पर्सन्स में, ये डायलॉग की शक्ल में आया। और जॉन हेवुड, जॉन रास्टेल, इनको आप देखते हैं, खास करके जॉन हेवुड का जो वर्क प्लेस है वो बहुत पॉपुलर रहा, 1520 से 1530 के बीच में आता है, और द 4 Ps उनका था। तो ये सब चीजें रही थी। आई जस्ट वांट टू नो कि जो इंटरल्यूड है ये किस लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक। Sir, Latin, sir. Latin And का what sir. do you mean by interlude? Sir, Sir, between between the the play play. और comic relief. Between the कॉमिक between the रिलीफ। play or comic relief. Between the play or comic relief. How do you find the use of interlude in tragedy? इंटरल्यूड का यूज ट्रेजेडी में कैसे होता है? कॉमिक Sir, comic रिलीफ। relief. या some comic scenes are used to divert the attention of the audience from tragic action। वहां पर वो सीन ही इंटरल्यूड होगा। फॉर एग्जांपल मैकबेथ में आप बताइए। Porter scene. Porter scene. हैमलेट में Sir, grave digger Grave scene. digger scene. ग्रेव डिगर सीन। यस। And as a literary form, yeah, as a form of drama, it established in
late 15th and early 16th century. Can you tell me the name of a well-known dramatist who wrote interlude? John Haywood and John Rustle. Yeah, John Haywood and John Rustle. इनका Rustle. 4 PS। बाकी अगर आप ये देखेंगे जैकोबियन एज, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि जो जैकोबियन एज है ये आपका कब आता है, एलिजाबेथन एज के बाद आता है। 1603 से 1625 जेम्स फर्स्ट के समय में रहा है, और इस समय शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट वर्क्स इसी समय आते हैं, खासकर उनके 4 ट्रेजिडीज। शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजिडीज है वो भी इसी समय आई हुई है। और भी कुछ ड्रामेटिस्ट वगैरह, इवन जो प्रोज राइटर फ्रांसिस बेकन थे वो भी इस एज से बिलोंग करते हैं। इसी एज में जॉन का भी आना होता है, इसी एज में बेन जॉनसन का भी आना होता है, इसी एज में शेक्सपियर की डेथ भी होती। तो कई ऐसी चीजें रही हैं जो जैकोबियन एज में आपको देखने को मिलेगा। जॉन हो गए, जॉन के अलावा आपका कह सकते हैं बेन जॉनसन रहे हैं। शेक्सपियर का इम्पोर्टेंट प्लेस ट्रेजिडीज, खास करके रोमांस वगैरह इसी समय आता है। फ्रांसिस बेकन के जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं और जो वर्क्स हैं वो भी इसी समय आते हैं। और भी इसके अलावा कुछ ड्रामेटिस्ट रहे हैं जिन्होंने मास्क वगैरह लिखा हुआ था, जिनमें एक नाम है फ्लेचर, FLETCHER है, वेबस्टर है, चैपमैन है, मिडिल्टन है एंड मैसेंजर है। ये सब नाम रहा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट है। द ट्रेजिडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर केम इन दिस एज, द रोमांसेस ऑफ विलियम शेक्सपियर केम इन दिस एज, शेक्सपियर डाइड इन दिस एज, एंड इवन यू फाइंड कि बेन जॉनसन का आना, जॉन डन का आना, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई थी, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल। बाइबिल का एक ऑथोराइज्ड वर्जन, और जो ऑथोराइज्ड वर्जन है उसका सिंपल सा मतलब था कि वो 1611 में वो वर्जन आया हुआ है। उसका एक सिंपल सा मतलब यहाँ पे रहा है कि जो बाइबिल का ऑथोराइज्ड वर्जन था, यह वर्जन जो है इस दौर में आता है 1611 ईस्वी में। और उसके पहले बाइबिल को ना तो ट्रांसलेट करने का किसी को राइट था, ना ही उसको जो है पब्लिश करने का राइट था। अगर कोई करता भी था तो दे वर गिवन कैपिटल पनिशमेंट, दे वर harassed, abused, even some were given death sentence। इवन जॉन वाइक्लिफ का एग्जांपल आप ले सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कम टू नो कि इन्होंने पूरा एक जो है क्या किया, जेम्स फर्स्ट ने एक पूरा काउंसिल बनाया, 10 मेंबर्स का काउंसिल बनाया, और या 10-11 मेंबर्स जो भी थे, और उसमें पास किया गया कि नहीं, ऑफिशियली अब जो है क्या होगा कि इसका ट्रांसलेशन होगा, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो दीज थिंग्स वी सी। तो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द डेट ऑफ जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का डेट क्या है? 1603 1603 से 1625 तक। 1603 से 1625। जैकोबियन एज से पहले का एज कौन सा था? सर एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की डेट क्या है? सर 1558 टू 1603। 1558 to 1603। इसके अलावा एक और है कि जैकोबियन एज के बाद कौन सा एज आता है? सर कैरोलिन एज। ठीक है, जैकोबियन एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम? सर जॉन डन सर, बेन जॉनसन सर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस जॉन डन, शेक्सपियर बेन की। जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, बाकी और कुछ नाम भी है, फ्लेचर है, वेबस्टर है, चैपमैन है, मिडिल्टन है, मैसेंजर है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। शेक्सपियर का सोनेट भी इसी समय आया था 1609 में। जी सर। ड्रेटन के भी वर्क इसी समय पब्लिश हुए थे। Webster भी, I think. और ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल कब आता है? सर 1611। गुड, 1611 में। 1611 में। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज किट कैट क्लब। जो किट कैट क्लब है इसके बारे में ये कि फाउंडेड अर्ली इन 18th सेंचुरी। ये जो क्लब था 18वीं शताब्दी में ये फाउंड किया गया था बाय लीडिंग विद विग men of letters and politicians. Its members included
मार मार्लबोरा, वालपोल, स्टील, एडिसन, कांग्रीव, वैनब्रग. It met the house of pastry cook called Christopher Cat. Their portraits by Sir Godfrey Kneller hang in the National Portrait Gallery. What I want to say, किट कैट क्लब जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोज के बड़े राइटर्स रहे हैं, जोसेफ एडिशन थे, रिचर्ड स्टील थे, वे इसके मेंबर रहे हैं. तो कौन कौन सा, कि ये जो क्लब है ये कब आता है, 18वीं शताब्दी में आता है. फाउंडेड अर्ली इन 18th सेंचुरी. किट कैट क्लब कब फाउंड हुआ था, 18वीं शताब्दी के अर्ली में. फाउंडेड अर्ली इन 18th सेंचुरी. किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, बाई लीडिंग विग मैन ऑफ लेटर्स. जो लीडिंग विग मैन ऑफ लेटर्स है उनके द्वारा, एंड पॉलिटिशियंस के द्वारा. इट्स मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स थे, इट्स मेंबर्स इंक्लूड्स मार्लबोरा, वालपोल. इसके जो मेंबर्स थे, वालपोल थे, स्टील थे, एडिसन थे, कांग्रीव थे, वाइनब्रग थे. इट मेट एट द हाउस ऑफ पेस्ट्री कुक कॉल्ड क्रिस्टोफर कैट. इनकी जो मुलाकात हुई थी, एक पेस्ट्री कुक था जिसको जो है वो कहा जाता है, वहां पे इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें सर गॉडफ्रे. तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना, किट कैट क्लब एक क्लब था जहाँ पे इनकी मुलाकात और ये लोग रहते थे. उसके बाद एक नया शब्द है कंसलीरोमैन, KUNS, कंस, टी साइलेंट हो जाएगा, लीरोमान, फॉर्म ऑफ द नॉवेल, या एक तरह का जो फॉर्म ऑफ द नॉवेल है, इन विच द प्रोटेगनिस्ट इज एन आर्टिस्ट struggling from childhood to maturity towards an understanding of his or her creative mission. एक नया शब्द है कंसलीरोमैन. द मोस्ट फेमस इन इंग्लिश, जेम्स जॉयस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. एक इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बताई कि यह एक तरह का नावल होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो आर्टिस्ट है वह एक तरह से संघर्ष करता है. कैसे संघर्ष करता है, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक वह संघर्ष करता रहता है. उसका बिगिनिंग से फ्रॉम द एज ऑफ चाइल्डहुड टू द एज ऑफ मेच्योरिटी. और किस चीज के लिए संघर्ष करता रहता है, कि उसका जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर का जो एक टैलेंट है कोई चीज क्रिएटिविटी का, उसको प्राप्त करने के लिए जो है. तो उस संघर्ष, अगर इस पर आधारित कोई नावल लिखा जाता है तो उस नावल को क्या कहा जाएगा, कंस कुंज, दैट इज द कुंज लीरोमैन. KUNS है, KUNS, क्योंकि इस पे चल गया ना, नजर नहीं आ रहा, या KUNS TLERROMAN, कुंज लीरोमैन. टी साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे, कंज लीरोमैन. तो यू फाइंड इट व्हाट, कि दिस इज व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ नॉवेल इन विच द प्रोटेगनिस्ट इज एन आर्टिस्ट, जिसमें प्रोटेगनिस्ट एक आर्टिस्ट होता है, स्ट्रगलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी टूवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर क्रिएटिव मिशन. इसका एक फेमस एग्जांपल कौन सा है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. तो जो कंसलीरोमैन है, इट्स अ टाइप ऑफ नॉवेल. व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल इज इट, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई बात नहीं. तो व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल इज इट, या you have to explain कि it's a type of novel in which the protagonist is an artist struggling from childhood to maturity towards an understanding of his or her creativity or her creative mission, जिसको करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, लेक पोएट्स. लेक पोएट्स आपको पहले भी बताया गया है, 3 पोएट्स थे जो लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, रॉबर्ट साउथे, विलियम वर्ड्सवर्थ और साथ ही साथ एस.टी. कॉलरिज. इनका जो इनका जो यूज सबसे पहले किया गया इस शब्द का यूज एडिनबरा रिव्यू में किया गया. एडिनबरा जर्नल का नाम है, उस जर्नल में लेक पोएट्स का अक्टूबर 1807 में. आर यू गेटिंग माई वॉइस?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Shabana is saying कि Bildungsroman and Constilo-Roman में what is the difference? ठीक है, सबाना जो बिल्डंग्स रोमन था, बिल्डंग्स रोमन जो है वो पार्टिकुलर उस नावल को लेकर के कहा जाता था जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते थे और स्पेशली उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट होता था और एक आथर के स्ट्रगल को दिखाया जाता था। उसमें आथर का स्ट्रगल खुद झलकता था बिल्डंग्स रोमन में। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो चार्ल्स लैम्ब है उनका नावल है डेविड कॉपरफील्ड, या चार्ल्स लैम्ब का अगर आप और कोई एक नावल लेंगे जिसमें इफ आई टॉक अबाउट ओलिवर ट्विस्ट, तो जो ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल होता है और उस ऑटोबायोग्राफिकल नावल में यू फाइंड द लाइफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द नॉवलिस्ट। किसी कैरेक्टर में नॉवलिस्ट खुद अपने लाइफ स्ट्रगल को प्रेजेंट करता है और उसमें उसका स्ट्रगल दिखाया जाता है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एज ऑफ मेच्योरिटी, या उसका डेवलपमेंट या उसका ग्रोथ दिखाया जाता है कि किन सिचुएशन में उसका ग्रोथ हुआ। तो इस तरह के नावल को बिल्डंग्स रोमन कहा जाता है। और जो कंस्टिलो रोमन है इसमें जो है आथर का कुछ नहीं होता, इसमें एक कैरेक्टर के अंदर क्रिएटिविटी होती है और उस क्रिएटिविटी को पहचानने के लिए, जानने के लिए, प्राप्ति के लिए वह जो है क्या करता है, स्ट्रगल करता है। दैट इज द डिफरेंस। लेक पोएट्स मैंने आपको बताया था कि जो लेक पोएट्स है ये जो है 3 पोएट्स के लिए है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और आपका रॉबर्ट सादे, उनको लेकर के है ऑलरेडी। और ये एडिनबरा रिव्यू में पहली बार आया हुआ है। इसमें कॉलरिज हैं, सादे हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट से वे बिलोंग करते हैं और ये सब के सब जो है पोएट ऑफ नेचर थे, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, ये सबको पता है। लेट विक्टोरियन एज 1870 से लेकर 1901 ईस्वी के बीच में जो समय था उसको लेट विक्टोरियन एज कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हुए थे और इसमें अगर आप देखेंगे कि जो भी वर्क है वो ज्यादातर जो है ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी यू फाइंड, और जो रोमांटिसिज्म वगैरह था वो खत्म हो जाता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ यू सी, नावल इसमें काफी पॉपुलर होता है और काफी हद तक इसमें एक स्ट्रगल साइंस के बीच में, रिलीजन के बीच में देखने को मिलता है। ये जो दशक था 70 से लेकर के 1901 तक, 30 साल का ये जो टाइम रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो बड़े नावलिस्ट आए हैं उस समय जॉर्ज एलियट रहे हैं, थॉमस हार्डी रहे, हार्डी का रीजनल नावल रहा है। और इसके अलावा जो है ड्रामा में तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक हेनरी किप्सन ड्रामेटिस्ट थे, स्टीवेंसन को आप देख सकते हैं और कुछ नाम है, रुडयार्ड किपलिंग भी इसी समय आए हुए हैं। दिस थिंग्स यू फाइंड, ऑस्कर वाइल्ड को आप यहाँ देख सकते हैं, वाल्टर पेटर को आप देख सकते हैं जो आर्ट फॉर आर्ट से को जो है करते हैं, और स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड, कोनन डायल का शर्लॉक होम्स, रुडयार्ड किपलिंग का द जंगल बुक, ये सब इसी समय आता है। तो लेट विक्टोरियन एज का मतलब कि 1870 से 1901, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां आती। कौन कौन सी तब्दीली आती? ये जो एज था नावल का डोमिनेटिंग था, नावल वाज इन डोमिनेटिंग सिचुएशन, या जो नावल था वो जो है काफी हद तक पॉपुलर हुआ। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की इसमें जो है खासकर इंडस्ट्रियल लाइफ, इकोनॉमिक क्राइसिस और जो क्लास स्ट्रगल था वो भी देखने को मिलता है। जो एक रिलीजन और साइंस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, यू आल्सो सी इट देयर। और बड़ा जो नाम रहा है जॉर्ज इलियट है और थॉमस हार्डी हैं, वो रहे हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हक्सली, न्यूमैन, अर्नोल्ड, मॉरिस, ये सब लोग इस एज में आते हैं एज अ पोएट। ड्रामेटिस्ट में मैंने आपको पहले बताया जैसे ऑस्कर वाइल्ड है, और ऑस्कर वाइल्ड के अलावा हेनरी किप्सन है, ये सब लोग आते हैं। रोमांटिक फिक्शन लिखा गया रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, हडसन के द्वारा। और मूवमेंट में आपके वाल्टर पेटर आते हैं जिनका एक सिद्धांत था आर्ट फॉर आर्ट सेक। और इसके अलावा कुछ वर्क है स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड, कोनन डायल्स का शर्लॉक होम्स,
किपलिंग्स का द जंगल बुक, दीज थिंग्स यू आल्सो सी देयर। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी कुछ नहीं है, जो डिक्शनरी का काम करते हैं या डिक्शनरी लिखते हैं उनको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। एंड आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ डिक्शनरी इज लेक्सिकोग्राफी। द मेकिंग ऑफ डिक्शनरीज, lexicography develops slowly from the more explanation of hard words by mean of simpler ones in the same language. These things you find कि हाँ ये सब चीजें रही है। तो जो लेक्सिकोग्राफी है वह क्या है, यह एक आर्ट के रूप में डेवलप हुआ कि लोग डिक्शनरी लिखना शुरू किया, और ये 1755 के बाद से, क्योंकि पहली इंग्लिश डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने तैयार किया था। फिर है एक और नया शब्द है लिटरेरी क्लब, आल्सो डॉक्टर जॉनसन सर्किल। इसको, इस लिटरेरी क्लब को जो है डॉक्टर जॉनसन सर्किल भी कहा जाता है। ये लिटरेरी क्लब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने स्टैब्लिश किया था लंदन में 1764 में, जिसमें सर जोशुआ रेनॉल्ड्स आते हैं जो एक पेंटर थे, एडमंड बर्क भी इस लिटरेरी क्लब में थे, ओलिवर गोल्डस्मिथ इस लिटरेरी क्लब में रहे हैं, गिब्बन, एडवर्ड गिब्बन रहे हैं, डेविड गैरिक रहे हैं, जेम्स बॉसवेल थे, और जॉनसन खुद भी थे। तो एक एक लिटरेरी क्लब था जिसको डॉक्टर जॉनसन सर्किल कहा जाता है। तो यू सी हियर कि लिटरेरी क्लब दैट इज आल्सो नोन एज डॉक्टर जॉनसन सर्किल, और ये लंदन में स्टैब्लिश हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसमें सर जोशुआ रेनॉल्ड्स जो एक पेंटर थे, विद द कोऑपरेशन ऑफ सैमुअल जॉनसन। एमंग द मेंबर्स वर एडमंड बर्क थे, ओलिवर गोल्डस्मिथ थे, और इसके अलावा जो है बिशप पर्सी थे जो बैलेट कलेक्शन के थे, डेविड गैरिक जो एक्टर थे, एडवर्ड गिबन हिस्टोरियन थे, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स थे, और जेम्स बॉसवेल जॉनसन बायोग्राफर थे। दे डिस्कस्ड बुक्स एंड राइटर्स क्लासिक एंड कंटेम्प्रेरी, जॉनसन डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन एंड स्लोली एंड स्टीली। कुल मिला के एक क्लब था जहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग इकट्ठा होते थे, और जो भी क्लासिक बुक्स था या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होता था उस पर डिस्कस करते थे, और उनकी क्रिएटिविटी आती थी। देन यू फाइंड की कॉमेडी ऑफ मैनर, आई विल डिस्कस इट नॉट टुडे बट टुमारो, कल हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आई हैव डन दिस एंड आई थिंक नाउ यू गॉट सो मेनी पॉइंट्स। इधर जो है हो गया है, उसको you have to revise, yeah, you have to go. So now concluding. Thank you, sir.